हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम बीकॉम का सेमेस्टर 2 का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे उसका यूनिट नंबर 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंजम्पशन फंक्शन, हम इसको शुरू करेंगे। हम ऑलरेडी यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट कर लिए हैं। यूनिट 3 में हम एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है उसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिए। अब एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स थे। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला में AD इक्वल्स टू C प्लस आई। आई तो हमेशा कांस्टेंट रहता था, मतलब इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता था। हम लोग मानकर चलते थे कि आई हमेशा ऑटोनोमस होगा। ऑटोनोमस का मतलब वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और सी होता था हमारा कंजम्पशन। तो आज हम समझेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन या ये कंजम्पशन जो है इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। एग्रीगेट डिमांड के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिए हम लोग। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है C प्लस एस। हम मानकर चलते हैं एस भी हमारा कांस्टेंट ही है। एस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। तो टोटल हमें कितना चीज पढ़ना है? हमारे पास तीन कंपोनेंट है, C प्लस एस प्लस आई। तीन चीज टोटल है। आई हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और आई तो हमारा कांस्टेंट है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। सी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे और एस हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो हमारा सारा कंपोनेंट्स पूरे इस चैप्टर में जो जो कंपोनेंट्स है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर से डाउनलोड कर लेना। और साथ में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर में अपने कॉलेज का नाम जरूर से व्हाट्सएप कर देना, जिससे कि हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें। हमारे पास सभी कॉलेज का अलग अलग ग्रुप है जिसमें हम बहुत सारे अपडेट्स वगैरह देते हैं, तो जरूर से ग्रुप में ऐड हो जाना और मोबाइल ऐप तो डाउनलोड कर ही लेना। चलो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कंजम्पशन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले समझते हैं कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है और हम किसे हम कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। देखो, जैसे जैसे हमारा इनकम होता जाएगा, ये हमारा कंजम्पशन का लाइन होता है। ये हम लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, दिस इज सी। इनिशियली जब हमारा जीरो इनकम होता है, इनकम जब जीरो है, तो क्या कंजम्पशन भी जीरो होगा? नहीं, बिकॉज जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो चाहे इनकम जीरो हो, चाहे हमारा डिस सेविंग्स हो रहा हो, नेगेटिव इनकम हो रहा हो, मतलब हम पैसा कमा नहीं रहे हैं बल्कि पैसा लुटा रहे हैं, चाहे कुछ भी कंडीशन आ जाए, मिनिमम कुछ लेवल का कंजम्पशन तो होगा ही होगा। और इस कंजम्पशन को हम बोलते हैं C बार, जिसका नाम है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये फिक्स है, इतना तो मिनिमम तुम्हें कंज्यूम करना ही पड़ेगा। ये जिंदा रहने के लिए कंजम्पशन होता है। अब इसके बाद कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा जैसे जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ते जाएगा। मान लो इनकम 0 से 1 लाख हो गया तो कंजम्पशन थोड़ा बढ़ जाएगा। 1 लाख से 2 लाख हो गया तो कंजम्पशन और बढ़ जाएगा। 2 लाख से 3 लाख हो गया तो कंजम्पशन और बढ़ेगा। इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ये कब तक बढ़ता रहेगा? ये हमेशा बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे तुम्हारा इनकम राइज होता जाएगा वैसे वैसे कंजम्पशन इंक्रीज होता जाएगा। तो इनकम और कंजम्पशन का, इनकम मतलब Y और कंजम्पशन मतलब C, दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट मतलब अगर इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, अगर इनकम कम होगा तो कंजम्पशन भी कम होगा। लेकिन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर मिनिमम कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होगा ही, और वो जो मिनिमम कंजम्पशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है कंजम्पशन का। अब समझते हैं कंजम्पशन के बारे में। कंजम्पशन फंक्शन किसको बोलते हैं? Consumption expenditure refers to that portion of income which is spent on the purchase of goods and services at a given level of income. Consumption function refers to functional relationship between consumption and national income. जो इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशन है C इक्वल्स टू FY, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, इसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। जहां पर C का मतलब है कंजम्पशन, Y का मतलब है नेशनल इनकम और F का मतलब है फंक्शनल रिलेशनशिप। कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट्स द विलिंगनेस ऑफ हाउसहोल्ड्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। इट शोज द कंजम्पशन लेवल एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन अ इकोनॉमी।
तो कंजम्पशन फंक्शन हमें क्या बताता है? कंजम्पशन फंक्शन हमें बताता है कि जैसे जैसे हमारा इनकम राइज होगा वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होगा। मिनिमम जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी एक मिनिमम कंजम्पशन तो होगा ही होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, चलो अब आते हैं इसी का एक और शानदार पॉइंट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन उससे पहले डायग्राम को देख लेते हैं कंजम्पशन फंक्शन का। देखो ये हमारा कंजम्पशन का डायग्राम है। सी स्टार्ट कहां से हुआ? ओरिजिन के थोड़ा ऊपर से, और ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब वाई हमारा इनकम का कर्व है। देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ते जा रहा है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर मिनिमम थोड़ा सा कंजम्पशन हो ही रहा था, फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ते गया हमारा कंजम्पशन बढ़ते गया। पॉइंट ई इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ये है ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर हमारा सेविंग्स जीरो हो जाता है और हमारा एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इक्वल हो जाता है इनकम के साथ, सी इक्वल्स टू वाई। अब ये कब होता है और क्यों होता है देखना, टेबल में देखो। जब मेरा इनकम जीरो था, मैं मिनिमम कितना कंज्यूम कर रहा था? 40 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था, 40 करोड़ का कंजम्पशन था। मतलब ये क्या है? मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये तो होगा ही होगा चाहे इनकम हो या ना हो। फिर जब मेरा इनकम इंक्रीज हुआ जीरो से लेकर 100 में, तो मेरा कंजम्पशन 40 से इंक्रीज होकर कितना में चला गया? 120 में चला गया। तो स्टार्टिंग में मुझे डिस सेविंग्स हो रहा था, मतलब लॉस हो रहा था। एक बार से लॉस मान लेते हैं, ठीक है। पहले वाले में लॉस कितने का हुआ? 40 का, क्योंकि इनकम जीरो था, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 40 था, तो लॉस हो गया 40 का। सेकंड में मेरा इनकम इंक्रीज हो गया था कितने से? 100 से, तो अब मेरा इनकम कितना है? 100। कंजम्पशन इंक्रीज हुआ 80 से, तो कंजम्पशन कितना है? 120। अब मुझे लॉस हो रहा है सिर्फ 20 का। तीसरे में और 100 से जब मेरा इनकम राइज हुआ तो मेरा कंजम्पशन फिर से 80 से राइज हुआ, तो फिर से मेरा अब की बार मेरा ना कोई एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा लग रहा है, मैं ना घर से पैसा एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, ना मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है। 200 रुपए मेरा इनकम हो रहा है और 200 मेरा कंजम्पशन हो रहा है। क्योंकि जब हमारा इनकम इंक्रीज होता है कंजम्पशन तो इंक्रीज होता है, लेकिन इनकम का स्पीड ज्यादा होता है और कंजम्पशन के राइज का स्पीड थोड़ा सा कम होता है। हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारा इनकम राइज होता है वैसे वैसे कंजम्पशन तो करते हैं, लेकिन कंजम्पशन का स्पीड थोड़ा स्लो होते जाता है, क्योंकि इनिशियली हमारा कोई भी डिमांड फुलफिल्ड नहीं होता। इनिशियली हमारे मन में बहुत सारे डिमांड्स होते हैं कि मैं ये भी खरीदूंगा वो भी खरीदूंगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है एक एक करके हमारा नीड्स, हमारा वांट्स फुलफिल होते जाता है, तो धीरे धीरे आगे जाकर हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा बच रहे। सोच कर देखो, अगर तुम 100 रुपए कमाओगे महीने का, तो तुम कितना खर्च करोगे? पूरा खर्च कर दोगे? 100 रुपए तो खाने पीने में ही चला जाएगा, 100 खर्च कर दोगे। अगर तुम 1 लाख खर्च कमाओगे तो क्या पूरा 1 लाख खर्च कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि 20, 30, 40 हजार कुछ ना कुछ तो सेविंग्स हो ही जाएगा, क्योंकि तुम इतना खर्चा ही नहीं कर पाओगे। चलो मान लो 1 लाख भी तुम खर्च कर ही दिए, मान लो 10 लाख कमाते हो, तो क्या 10 लाख खर्च कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो जैसे जैसे इनकम राइज होता है हमारा एक्सपेंडिचर तो राइज होता है, लेकिन इनकम का स्पीड ज्यादा होता है और एक्सपेंडिचर का स्पीड थोड़ा कम होता है। जिससे क्या होता है कि इनकम तो राइज हो रहा है, कंजम्पशन भी राइज हो रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो जाएगा। और जिस पॉइंट पर इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन हो जाएगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर पॉइंट ऑफ जीरो सेविंग्स। पहले हमें लॉस हो रहा था, पहले हमारा कंजम्पशन देखो ज्यादा था, इनकम कम था, तो ये जो पोर्शन है डायग्राम का, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये पोर्शन में हमको लॉस हो रहा था। लॉस मतलब हमारा डिस सेविंग्स हो रहा था। पॉइंट ई ब्रेक इवन पॉइंट बना जहां पर हमारा इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स बन गया। पॉइंट ई के बाद इनकम ज्यादा है, इनकम अब हमारा ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट को हम क्या बोलेंगे? हमारा सेविंग्स बोलेंगे। दिस इज आवर सेविंग्स। तो पहले डिस सेविंग्स हो रहा था, फिर जीरो सेविंग्स हुआ और फिर सेविंग्स होना, पॉजिटिव सेविंग्स होना शुरू हो गया। तो पहले हमारा लॉस हो रहा था, फिर जीरो हो गया और फिर अब हमारे पास पैसा बचना शुरू हो गया है। तो इस पूरा ये जो डायग्राम है, ये पूरे डायग्राम तुम्हें बनाना है अगर एग्जाम में कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है एक्सप्लेन करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, ये वाला टेबल एक्सप्लेन पूरा बनाओगे और ये डायग्राम बनाओगे। जब ये पूरा काम कर लोगे तो 6 मार्क का क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में कंप्लीट होगा और 6 से 6 पूरा मिलेगा। ठीक है, अब इसके साथ एक और टॉपिक है,
अक्सर एग्जाम में आता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम के अंदर में जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखो कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये अलग से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ कंजम्पशन कर्व, तो उसमें तुम्हें कंजम्पशन कर्व भी बनाना पड़ेगा और अभी मैं जो नेक्स्ट 5 पॉइंट पढ़ाने वाला हूं ये पांचों पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन आता है पहले देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आया है तो सिर्फ डेफिनेशन लिख दिया और डायग्राम बना दिए, बात खत्म हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन 6 मार्क का है, क्वेश्चन 8 मार्क का है, तो उस केस में तुम्हें सब कुछ लिखना पड़ेगा। मान लो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, तो पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर टेबल बनाओगे, उसके साथ डायग्राम बनाओगे और उसके बाद ये पांचों पॉइंट जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूं ये पांचों इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस तुम्हें लिखना पड़ेगा, तब जाकर पूरा 8 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग टू मार्क्स तुम्हें जज करना पड़ेगा कितना तुम्हें लिखना है और कितना नहीं। देखो, और आता है तो लिख ही दिया करो, बीकॉम का एग्जाम है, जितना ज्यादा लिखोगे अच्छा है। अगर तुम्हें आ रहा है तो लिख दो, मार्क्स देखो ही मत, पूरा लिख दो। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व कहां से स्टार्ट होता है, तुम बताओ कहां से स्टार्ट होता है। मैं डायग्राम यहां पर एक और बना देता हूं। दिस इज आवर कंजम्पशन कर्व सी और ये हमारा इनकम है वाई। बताओ कंजम्पशन कर्व कहां से शुरू हुआ। कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एंड दिस रिप्रेजेंट द autonomous consumption. Consumption curve starts from a point C on y-axis. This implies that there is a autonomous consumption. इसका मतलब यहां पर autonomous consumption है जिसको हम C बार से रिप्रेजेंट करते हैं, C बार। सेकेंड, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व का स्लोप, कोई भी डायग्राम का 2 प्रकार का स्लोप होता है, या तो नेगेटिव स्लोप होता है या तो पॉजिटिव स्लोप होता है। नेगेटिव स्लोप कब होता है, नेगेटिव स्लोप तब होता है जब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब एक्स एक्सिस का कोई आइटम इंक्रीज होगा, वाई का डिक्रीज होगा, या वाई इंक्रीज होगा, एक्स डिक्रीज होगा। मतलब दो, हम एक्स एक्सिस में एक चीज बनाते हैं, वाई में एक बनाते हैं। जैसे इस वाले एग्जांपल में हम एक्स एक्सिस में बनाए इनकम और वाई एक्सिस में बनाए कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन के बीच में कौन सा रिलेशन था, इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो कंजम्पशन कम होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उनके बीच में होगा पॉजिटिव रिलेशन। तो डायग्राम बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव रिलेशन का डायग्राम बनेगा। और इन केस अगर दो चीजों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो उस केस में डायग्राम आएगा तुम्हारा डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो फिलहाल डायग्राम कौन से केस का होगा, डाउनवर्ड। अभी के लिए तो डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग होगा। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व सीसी, कंजम्पशन कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप which indicate that income increases, consumption also increases. However, proportionate rise in consumption is less than, देखो लिखा हुआ कंजम्पशन इंक्रीज तो होगा लेकिन प्रोपोर्शनेटली इनकम के मुकाबले कम होगा। इनकम तेजी से राइज होगा, कंजम्पशन स्लोली राइज होगा। तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। स्टार्टिंग में क्या होता है, इनकम कंजम्पशन से कम होता है। कब, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हम बात की कि इनकम राइज हो रहा है, कंजम्पशन उससे ज्यादा है, क्योंकि वहां पर हमारा डिस सेविंग्स हो रहा है। व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, कब होता है ऐसा, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। ठीक है, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, द गैप इज कवर्ड बाय डिस सेविंग्स, उस गैप को हम बोलते हैं डिस सेविंग्स। नेक्स्ट, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, कब होता है, एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 4 है, हम ब्रेक इवन पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट में इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। जिस पॉइंट पर इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो जाएगा तो उस पॉइंट पर ना कुछ हमारा सेविंग्स होगा ना कुछ हमारा डिस सेविंग्स होगा। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। एट ओएम लेवल ऑफ आउटपुट कंजम्पशन बिकम्स इक्वल टू इनकम एंड सेविंग इज जीरो। इस पॉइंट पर सेविंग्स हमारा क्या होता है, जीरो होता है। द पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, और हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है। लास्ट, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, कब होता है ऐसा, इनकम कंजम्पशन से ज्यादा कब होगा, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद इनकम तेजी से राइज हो रहा है,
कंजम्पशन स्लोली राइज हो रहा है, तो अब हमारा पॉजिटिव सेविंग्स आने लग गया, तो इनकम इज मोर देन कंजम्पशन आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। तो बेसिकली अगर हम तीनों पॉइंट का समरी लिखें तो तीनों पॉइंट में क्या होने वाला है, पॉइंट स्टार्टिंग में इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, सेकंड में इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन, और तीसरा में इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। ये होता है बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, ये होता है एट ब्रेक इवन पॉइंट, और ये होता है आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ये पूरा हमारा लास्ट के तीनों पॉइंट का समरी है। ये तीनों पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिख सकते हैं। इनकम इज मोर देन कंजम्पशन पढ़ते हैं कब होता है, एट पॉइंट टू द राइट ऑफ पॉइंट ई इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। एक्सेस ऑफ इनकम लीड्स टू सेविंग्स, यहां पर हमारा सेविंग्स होना शुरू हो जाएगा। द गैप बिटवीन द 45 डिग्री लाइन, 45 डिग्री लाइन का मतलब इनकम वाला लाइन वाई, एनसीसी मतलब कंजम्पशन लाइन, आफ्टर पॉइंट ई रिप्रेजेंट पॉजिटिव सेविंग्स। 45 degree line is significant as it indicates whether consumption spending is equal to, greater than or less than the level of income। चलो, तो ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक कंजम्पशन कर्व का। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इच्छा, तुम्हारा कितना कंजम्पशन करने का इच्छा है। अगर तुम्हारे इनकम 100 रुपए है तो 100 रुपए में से तुम जितना खर्च करोगे, जितना % खर्च करोगे, वो तुम्हारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा। मान लो तुम्हारा मंथली इनकम मान लो 50,000 रुपए, तुम 50,000 रुपए महीने का कमाते। अब इस 50,000 रुपए में से तुम हर महीना 40,000 रुपए खर्च कर देते हो और 10,000 रुपए सेव कर लेते हो, तो तुम्हारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू 40,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100। इसका मतलब 80% तुम अपने इनकम का 80% खर्च कर देते हो। और प्रोपेंसिटी टू सेव कितना होगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 20%। तो तुम अपने इनकम का 80% खर्च करते हो और 20% सेव करते हो। तो योर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 80% एंड योर प्रोपेंसिटी टू सेव इज 20%। दोनों मिलकर हमेशा 100 होंगे, क्योंकि इनकम का दो ही काम होता है, या तो कंजम्पशन करते हैं हम या तो सेव करते हैं, तो दोनों मिलकर 100% होना जरूरी है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल्स टू 100%, दोनों मिलाकर 100% होगा। ठीक है, आ जाओ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसके अंदर दो प्रकार का प्रोपेंसिटीज होता है। हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा जब हम सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को पढ़ेंगे। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट इज एवरेज एंड व्हाट इज मार्जिनल, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखो ये एग्जांपल समझ लिए तो टॉपिक खत्म है। ठीक है, तो देखना ध्यान से। मान लो मेरा इनकम 2025 में मेरा इनकम था, मान लो 1 लाख रुपए, और मैं क्या करता था, 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपए कंज्यूम करता था और 30,000 रुपए सेव करता था। ये कंजम्पशन है, ये सेविंग है, ये इनकम है। तो मेरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना था? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था 70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 इक्वल्स टू 70%। दिस इज माय प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ 2025। मान लेते हैं 2026 में मेरा इनकम राइज हुआ, 1 लाख से मेरा इनकम इंक्रीज होकर कितना हो गया? 2 लाख हो गया। मेरा कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, कंजम्पशन इंक्रीज होकर मेरा कंजम्पशन हो गया 1,50,000 रुपीज और सेविंग्स मेरा हो गया 50,000। तो बताओ मेरा इनकम कितना से बढ़ा? मेरा इनकम बढ़ा 1 लाख से। मेरा कंजम्पशन कितना से बढ़ा? कंजम्पशन बढ़ा 80,000 से। तो यहां पर हम निकालेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
मार्जिनल का मतलब होता है अगर तुम्हारा इनकम इंक्रीज हो रहा है तो उस इनकम से जो इंक्रीमेंट हुआ, जितना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुआ, उस एक्स्ट्रा इनकम से तुम जितना खर्च किए वो तुम्हारा होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इस वाले एग्जांपल में मेरा इनकम बढ़ा था 1,00,000 रुपए से और कंजम्पशन बढ़ा 80,000 से, तो मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी जिसको हम बोलेंगे 80,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000। हम यहां पर क्या देखते हैं, इंक्रीमेंट को देखते हैं, कंजम्पशन कितना से इंक्रीमेंट हुआ एंड इनकम कितना से इंक्रीमेंट हुआ। दोनों इंक्रीमेंटल को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में डालेंगे और निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा मार्जिनल। तो मार्जिनल का कितना आ गया, 80% आ गया। मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था, एवरेज होता है जो टोटल है हमारा उसको हम डिवाइड करते हैं। तो 2025 का एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना था, 70% एपीसी। 2026 का एपीसी निकाल सकते हैं हम लोग, कितना होगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 75%। तो 2025 का मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 70% था। 2026 का मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, एपीसी है मेरा 75%। लेकिन 2025 और 26 को जब तुम कंपेयर करोगे तो मेरा निकलेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि 2025 और 26 के कंपैरिजन में मेरा इनकम 1,00,000 से बढ़ा और मेरा कंजम्पशन 80,000 से बढ़ा। तो एमपीसी हम निकालेंगे 80,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100 इक्वल्स टू 80%। तो इस तरीके से हम एपीसी और एमपीसी निकाल सकते हैं। एपीसी होता है हमारा टोटल जो इनकम है और टोटल जो कंजम्पशन है उससे हम लोग निकालते हैं, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम लोग निकालते हैं इंक्रीमेंटल इनकम और इंक्रीमेंटल कंजम्पशन से। ठीक है, चलो अब आते हैं बुक में। सबसे पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को पढ़ेंगे, हम दोनों समझ लिए। अब फटाफट से बुक में पढ़ेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। फॉर्मूला हो गया एपीसी इक्वल्स टू कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। इंटू 100 करना चाहो तो परसेंटेज में आ जाएगा, इंटू 100 नहीं करोगे तो पॉइंट फॉर्म में आएगा, परसेंटेज फॉर्म में नहीं आएगा। तुम्हारा इच्छा, तुम जैसे भी कर सकते हो। एपीसी का एक एग्जांपल दिया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था 70 करोड़ और इनकम था 100, तो हमारा एपीसी कितना आ गया, 70 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.70। परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो 70% हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का डायग्राम है, यहां पर हम इस डायग्राम के मदद से अभी हम क्या करेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे। टेबल दिया हुआ है, बॉक्स खाली छोड़ा हुआ है, अब यहां पर हमको क्या करना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करना है। डायग्राम जो है ये डायग्राम यूज कर भी सकते हो, नहीं यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो हम बिना यूज किए कैलकुलेट करेंगे। चलो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, पहला वाला तो इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, तो 40 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। इनिशियली हमारा इनकम 0 था, कंजम्पशन 40 का था, तो हम एपीसी स्टार्टिंग में नहीं निकाल पाएंगे। सेकंड वाले में हमारा इनकम है, हमारा कंजम्पशन है 120, इनकम है 100, तो एपीसी आ गया 120% इंटू 100 हर जगह है 120%, मतलब हम हमारे इनकम के मुकाबले ज्यादा खर्च कर रहे हैं, इसी वजह से तो डिस सेविंग्स हो रहा है। तीसरा, इनकम है 200 और कंजम्पशन भी है 200, तो यहां पर एपीसी कितना आएगा, 100% आएगा। ठीक है, या फिर हम इसको 1 भी, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो 1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इनकम है 300, कंजम्पशन है 280 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, ये अप्रोक्स 93.33% के आसपास आएगा। और उसके बाद आखिरी वाला 360 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, ये आ जाएगा कुछ हमारा 90% के आसपास। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एपीसी के बारे में, खाली एपीसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो अगेन क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डेफिनेशन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, टेबल बनाना है, डायग्राम बनाना है, और उसके बाद ये कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पढ़ा रहा हूं वो लिखना है। तो एपीसी के ऊपर अगर अलग से क्वेश्चन आया तो एपीसी के ऊपर तुम पूरा डिटेल में लिख कर आओगे। एग्रीगेट डिमांड पहले पढ़ाया था, एग्रीगेट डिमांड एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। एग्रीगेट सप्लाई पढ़ाया, उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है।
आज के क्लास में हम कंजम्पशन फंक्शन पढ़े, तो कंजम्पशन फंक्शन अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन के अंदर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का दो पार्ट है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम फिलहाल अभी पढ़ रहे हैं, मार्जिनल इसके बाद पढ़ेंगे। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी अपने आप में एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, अक्सर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एग्जाम्पल, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, तो वो पूरा तुम्हें लिखकर आना पड़ेगा। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीसी। सबसे पहला, एपीसी इज मोर देन 1। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से ज्यादा हो सकता है, जैसे हमारा अभी हुआ था जब हमारा इनकम था इसके पहले वाले एग्जांपल में, यहां पर देखो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से ज्यादा था। 1 मतलब 100% से ज्यादा था, 120% था। कब? इनिशियली जब हमारा इनकम कम था और कंजम्पशन ज्यादा था। तो एपीसी कैन बी मोर देन 1 एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम। बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। एपीसी 1 कब होगा? एट ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर हमारा इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन होता है, उस पॉइंट पर हमारा एपीसी भी क्या होगा, 1 होगा। एट ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम, सो एपीसी इक्वल्स टू 1। एपीसी इज लेस देन 1 कब होगा? एपीसी लेस देन 1 आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट हमारा इनकम ज्यादा होता है, कंजम्पशन कम होता है, तो हमारा एपीसी क्या आएगा, 1 से कम आएगा आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी क्या होता है हमारा, 1 से कम होता है। बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज लेस देन नेशनल इनकम, एज अ रिजल्ट एपीसी इज लेस देन 1। इसके बाद दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम राइज होता जाएगा वैसे वैसे एपीसी फॉल होगा। याद करो, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी क्या होता है, मोर देन 1 होता है। एट ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी क्या होता है, फॉल होकर 1 में आ जाता है। और आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ते जा रहा है हमारा एपीसी धीरे धीरे करके फॉल करते जा रहा है। एपीसी फॉल्स continuously with increase in income because the proportion income spent on consumption keeps on decreasing। आखिरी पॉइंट एपीसी का, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। हम एपीसी को जीरो नहीं कर सकते कभी भी, बिकॉज एपीसी को जीरो करने के लिए फॉर्मूला में कंजम्पशन को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, सी कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। इनकम जीरो हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। हमें न्यूमैरेटर जीरो करना पड़ेगा, और न्यूमैरेटर जीरो करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, तो कंजम्पशन तो मिनिमम होगा ही। तो इसीलिए एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एपीसी 1 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एपीसी कैन बी जीरो ओनली व्हेन कंजम्पशन बिकम्स जीरो। However, consumption is never zero। कंजम्पशन जीरो होने से एपीसी जीरो होगा, और कंजम्पशन कभी जीरो होगा ही नहीं, इसीलिए एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये हो गया पूरा टॉपिक हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। अब आते हैं हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारा आज का आखिरी टॉपिक। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम ऑलरेडी समझ लिए हैं, अब हमें उसको फर्दर डिस्कस करना है कि उसके अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, अपने आप में वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम में आया हुआ है। कभी एपीसी के बारे में पूछता है, कभी एमपीसी के बारे में पूछता है, कभी एग्रीगेट डिमांड के बारे में पूछता है, कभी एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पूछता है, तो कभी कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पूछता है, तो कभी सेविंग फंक्शन के बारे में पूछता है। ये 6 टॉपिक में से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% पेपर में होता ही होता है। हर बार बस ये लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं। कभी कंजम्पशन फंक्शन दिए हैं तो अगली बार सेविंग दे देंगे, कभी सेविंग फंक्शन दिए हैं तो अगली बार मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दे देंगे, मार्जिनल दिए हैं तो अगली बार तुम्हारा एवरेज दे देंगे। तो ये बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो ये जो 6 टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब अभी तक हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ लिए, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ लिए, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ लिए, अभी हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये जो 4 क्लासेस हैं, ये चारों क्लासेस को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 से 8 मार्क का तुम्हारा गारंटीड है पेपर के अंदर में, ठीक है। तो वो तुम जरूर से ये 4 क्लासेस को अच्छे से कर लेना। आ जाओ आखिरी टॉपिक आज का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। Marginal propensity to consume refers to ratio of change in consumption expenditure to change in income।
कितना हमारा कंजम्पशन चेंज होगा और उसके वजह से कितना हमारा इनकम कितना चेंज होगा। इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो जो चेंज है उस चेंज को हम लोग डिवाइड करके एमपीसी निकालते हैं। एमपीसी इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। इफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस फ्रॉम 70 करोड़ टू 110 करोड़ एंड विथ एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ 100 करोड़ टू 200 करोड़, अगर इनकम 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गया, कंजम्पशन 70 से कितना हो गया 110 हो गया, तो डेल्टा सी कितना है, कंजम्पशन चेंज इन कंजम्पशन 40 करोड़, डेल्टा वाई कितना है, चेंज इन इनकम कितना 100, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा एमपीसी आ जाएगा 40% का। ठीक है, चलो अब एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को फिलअप करेंगे फटाफट से। डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, दोनों तुम्हें ऑलरेडी टेबल में निकाल कर दिया हुआ है, डेल्टा सी भी निकाल कर दिया हुआ है, डेल्टा वाई भी निकाल कर दिया हुआ है। तो हर बार देखोगे तो 80 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 0.8, 0.8 फॉर्मूला अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 80% हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमपीसी का। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में ही होगा, 1 को कभी क्रॉस नहीं करेगा या 0 के कभी नीचे नहीं जाएगा। अगर एडिशनल इनकम, मान लो मेरा इनकम 100 करोड़ था, बढ़कर 200 हो गया, तो डेल्टा इनकम कितना हुआ 100, कंजम्पशन 70 था, बढ़कर कितना हो गया 150 हो गया, तो डेल्टा वाई कितना हो, डेल्टा सी कितना हो गया हमारा, यहां पर डेल्टा सी हो गया हमारा 80। तो एमपीसी जब हम निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। अब जितना से इनकम राइज हुआ है मैक्सिमम कंजम्पशन उतना से ही राइज हो सकता है। अगर इनकम 100 से राइज हुआ है तो कंजम्पशन भी मैक्सिमम 100 से राइज होगा, तो जब वो दोनों 100 होगा ऊपर नीचे तो मैक्सिमम आंसर कितना आएगा 1। कभी कभार ऐसा होता है कि इनकम राइज होता है लेकिन कंजम्पशन राइज नहीं होता है, महाकंजूस इंसान, इनकम तो बढ़ रहा है लेकिन कंजम्पशन 1 रुपए से भी नहीं बढ़ रहा है, तो उस केस में डेल्टा सी क्या होगा 0 होगा, 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, तो डेल्टा सी मिनिमम कितना हो सकता है 0 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 100, तो एमपीसी मिनिमम कितना होगा 0। तो एमपीसी का वैल्यू 0 या 1 होता है, 0 और 1 के बीच में होता है या 0 1 हो सकता है, 1 से ऊपर कभी जाएगा नहीं, 0 से नीचे कभी आएगा नहीं। ठीक है, हाउ वी नो इंक्रीमेंटल इनकम इज आइदर स्पेंट ऑन कंजम्पशन और सेव्ड फॉर फ्यूचर। इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड देन एमपीसी इक्वल्स टू 1। अगर हम सारा एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर लेंगे तो एमपीसी 1 होगा, अगर सारा एडिशनल इनकम को सेव कर लेंगे तो एमपीसी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए एमपीसी का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। एपीसी का क्या था, एपीसी का 1 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है या 1 से ज्यादा हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। यहां पर है 0 और 1 के बीच में होगा या 0 होगा 1 होगा, दोनों को क्रॉस कभी भी नहीं करेगा। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। पुअर पर्सन का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होता है। अब सोच कर देखो, मैं तुम किसी गरीब इंसान को 100 रुपए दोगे तो वो इमीडिएटली क्या करेगा, वो इमीडिएटली जाएगा कोई ना कोई दुकान से सामान वामान खरीद के खा लेगा, खा पी के नक्की कर देगा 100 रुपए, बिकॉज उसका बेसिक नीड्स फुलफिल्ड नहीं है। इस वजह से वो क्या करता है, उसके हाथ में थोड़ा सा भी पैसा आता है तो वो तुरंत उसको खर्च कर देता है। और वहीं पे 100 रुपए तुम मुकेश अंबानी को दो, वो कहाँ रख के भूल जाएगा, उसे भी नहीं पता रहेगा, तो बिकॉज उसका ऑलरेडी सारा बेसिक नीड फुलफिल्ड है। एडिशनल इनकम को वो कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो उसको सेव कर रहा है, पड़ा रह रहा है, उसका कोई यूज नहीं है उसका एडिशनल इनकम का। वहीं पर पुअर पर्सन के लिए एडिशनल इनकम वो इमीडिएटली उसको खर्च कर रहा है, तो पुअर पर्सन का एमपीसी ज्यादा होता है और रिच पर्सन का एमपीसी कम होता है। ये हमारा पॉइंट नंबर 2। इट हैपेंस बिकॉज पुअर पीपल स्पेंड अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन consumption as most of their basic needs remain unsatisfied, while on the other hand rich people generally do not consume more of their income. On the other hand rich people spend a smaller proportion of as they already enjoy a high standard of living. आखिरी पॉइंट, एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे तुम्हारा इनकम इंक्रीज होता जाएगा एमपीसी धीरे धीरे फॉल करेगा। इनिशियली मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा तो तुम पूरा 100 खर्च कर दोगे, और 100 दूंगा तो इस बार शायद पूरा 100 खर्च नहीं करोगे, और 100 दूंगा तो अगली बार और कम खर्च करोगे। तो जैसे जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ते जाएगा
धीरे धीरे तुम्हारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होते जाएगा। स्टार्टिंग में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 होता है पूरा, और धीरे 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 जाकर वो एकदम ही कम होकर 0 के आसपास पहुंच जाता है, बिकॉज हमारा सारा नीड्स फुलफिल होते जाता है और हमें एट द एंड जाकर पैसे का कोई ज्यादा यूज नहीं होता है। इट हैपेंस बिकॉज एज एन इकोनॉमी बिकम्स रिचर इट हैज द टेंडेंसी टू कंज्यूम स्मॉलर परसेंटेज ऑफ ईच इंक्रीमेंट इन इनकम। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमारा टेंडेंसी टू कंज्यूम धीरे धीरे कम होता जाएगा। इनिशियली कम पैसा है हमारे पास तो हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब हमारे इनकम के मुकाबले हम ज्यादा प्रोपोर्शन खर्च कर रहे हैं, और लेटर ऑन जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तो हम ज्यादा पैसा का प्रोपोर्शनेटली कम खर्च करेंगे। इसके वजह से इनिशियली एमपीसी ज्यादा होता है और लेटर ऑन एमपीसी धीरे धीरे फॉल करता जाता है। क्लियर है बात? चलो, तो ये हो गया हमारा टॉपिक एमपीसी के लिए। मोबाइल ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में जरूर से मैसेज कर देना तुम्हारे कॉलेज का नाम, जिससे कि हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।